नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी की शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलते हैं बिना कोई देर किए पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है यहाँ पे, और भाषा सिखाने की सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सी है? बच्चों को कहानी सुनाना। तो देखिए, अब हमने को सिखाना क्या है? भाषा सिखाना ना। तो केवल कहानी के माध्यम से भाषा सीख लेंगे? नहीं। और बच्चों के साथ अगर शिक्षक कविता गाएगा तो भी भाषा सीख लेंगे? नहीं। भाई, भाषा भाषा में क्या आते हैं? भाषा में चार कौशल वो भी तो आएंगे, है ना। ऐसे नहीं है कि केवल एक कविता का पद्य पद्य आएगा, एक कहानी का आएगा, ऐसा नहीं होगा ना। बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना। तो पाठ्य पुस्तक में तो सिद्धांतिक ज्ञान मिलता है बच्चों को, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा? विकल्प गलत है। यहाँ भाषा सिखाना है, यानी कि भाषा पर अधिकार करवाना है, बच्चों को भाषा की समझ करवाना है, भाषा पर पकड़ बनाना ना, तो होगा बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विभिन्न अवसर देना। देखिए, अवसर एक तो पॉजिटिव होता है आपके, है ना। पॉजिटिव कीवर्ड है अवसर देना, मौका देना बच्चों को ना। और प्राथमिक स्तर के लिए तो वेरी मोस्ट है ये अवसर देना ना। और देखिए, भाषा का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे, जितनी ज़्यादा अभिव्यक्ति करेंगे, ग्रहण करेंगे, उतनी ज़्यादा भाषा सर्वश्रेष्ठ तरीके से सीखेंगे बच्चे। तो इस प्रकार जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दोस्तों, दूसरा प्रश्न कहता है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? जो भाषा है वो हमारे परिवेश में है और ये कथन किस पर लागू नहीं होता है, ये चीज़ें पूछी गई है, ठीक है। तो देखिए, भाषा प्रयोगशाला है, अखबार है, पास पड़ोस है या समाज है? तो परिवेश यानी कि हमारा जो समाज है ना, हमारा जो वातावरण है, हम रह रहे हैं उसके जो चारों ओर का जो भी क्षेत्र है ना, तो वहाँ पे देखिए भाषा हम किससे सीखते हैं? उनमें से एक है जिसमें नहीं सीखते हैं। तो देखिए, हम समाज, हमारे आसपास चारों ओर समाज रहते हैं ना, हम खुद समाज में रहते हैं ना, तो सामाजिक जो अपने सदस्य हैं उनसे हम बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं। समाज है यहीं पास पड़ोस कहलाता है ना, तो इससे भी हम भाषा सीखते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में भाई हम अखबार भी तो देखते हैं, है ना, अखबार भी आते हैं, हम अखबार भी पढ़ के हम क्या सीखते हैं? हम भाषा सीखते हैं ना। ये चीज़ें हैं। विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 और विकल्प नंबर 4, ये सारी की सारी परिवेश से संबंधित है, ठीक है। जबकि जो भाषा प्रयोगशाला है ये आ जाती है आपके विद्यालय में आ जाती है। भाषा प्रयोगशाला अपने परिवेश या समाज में थोड़ी ना रहती है ना, ये तो विद्यालय से संबंधित है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो आपके 2 है वह विकल्प नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 है कि भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से हैं? तो देखिए, भाषा के कुल कौशल कितने हैं? 4, ठीक है, जिनमें ग्रहणात्मक 2 है और 2 कौन से हैं? अभिव्यक्तात्मक है, ठीक है, अभिव्यक्तात्मक। अब देखिए, 2 में तो अभिव्यक्ति होती है, वो कौन कौन से हैं? देख लो, क्रम देख लो आप। क्रम आ जाएगा, पहला कौन सा होगा? सुनना। दूसरा कौन सा आ जाएगा? बोलना। तीसरा आ जाएगा पढ़ना। और चौथा आ जाएगा आपके लिखना, ठीक है। अब इसमें देखिए, जो 1 नंबर आ जाता है सुनना, हम किसी की बातों को सुनेंगे तो क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। और 1 का भी इसमें 3, है ना, 1 और 3, है ना, पढ़ना, ठीक है। यानी कि सुनना और पढ़ना ये तो हो जाएंगे आपके ग्रहणात्मक कौशल, यानी इसमें हम ग्रहण कर रहे हैं ना। जबकि जो 2 नंबर और 4 नंबर है, 2 और 4, 1 और 3 हो गए ग्रहण, 2 और 4 हो जाते हैं अभिव्यक्ति, है ना। हम बोलते हैं तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, है ना। वो तो करते हैं मौखिक में बोलने में, और लिखित में करते हैं वो लिखना कौशल होता है। जैसे बोलना लिखना ये तो आ जाएंगे अभिव्यक्ति में, और बाकी विकल्प तो गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल पूछे तो आपको करना है सुनना और पढ़ना। तो प्रश्न संख्या जो 3 है वहाँ विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 है कि बच्चों को कहानियाँ सुनाने से क्या होता है? कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रश्न होते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे शांत होकर सुनते हैं। देखिए, बच्चों को आप कहानियाँ सुना रहे हो ना, तो बच्चे शांत होकर सुनेंगे। देखिए, शांत होकर सुनेंगे ये कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है शांत होकर सुनेंगे ना। बच्चे अनुशासित रहते हैं तो कहानियाँ सुना तो बच्चे अनुशासित रहते हैं, है ना, ये भी ज़रूरी नहीं है। और बच्चे प्रश्न होते हैं, प्रश्न तो वो कविता के माध्यम से भी हो सकते हैं, ज़रूर थोड़ी ना है कहानियाँ सुनाने से होंगे। कहानियाँ सुनाने की मुख्य विशेषता पर जाओ आप, है ना।
कहानियाँ सुनाने से कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का हमेशा विकास हो रहा है ना। जैसे एक कहानी कह दी, उसके समान ही दूसरी कहानी बच्चे ना घर जाके सोचेंगे ना, वो अपने मानसिक मस्तिष्क पर जोर डालेंगे ना, चिंतन करेंगे और वो कल्पनाएं करेंगे। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 4 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि किस विधि में बच्चों की इंद्रियों को क्रियाशील करके सिखाया जाता है। बच्चों की जो इंद्रियां हैं यानी इंद्रियां, उनको क्या किया जाता है, क्रियाशील, यानी कि कहने का मतलब है वो इंद्रियों से क्या करते हैं, कार्य करते हैं, यानी कि करके सीखते हैं ना। करके सीखना पूछा दोस्तों। अब करके सीखने पर जोर किस विधि में दिया जाता है। देखिए जैकटाट विधि लेखन की विधि है, ठीक है, लेखन की विधि है जैकटाट, लेखन कौशल की। बच्चा क्या करता है, पहले कोई शब्द लिखता है, अब वो अशुद्ध है या शुद्ध लिखा है उसने, उसकी फिर क्या करता है, जांच करता है, यानी कि खुद ही इसमें गलती करता है, खुद ही संशोधन करता है, यानी खुद ही करके इसमें सीखता है, स्वयं संशोधन करके सीखता है। ये जैकटाट विधि हुई। तो यहाँ पे इंद्रियां क्रियाशील नहीं होगी, तो ये विकल्प हट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। समवाय विधि क्या होती है, भाषा संसर्ग या अव्याकृति विधि भी कहते हैं, यानी व्याकरण की शिक्षा अलग से नहीं देकर पाठ के संदर्भ में दी जाती है। इकाई विधि मोरिसन की है ना। इकाई विधि में जो पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत चलता है, यानी कि पहले कोई भी चीज़ रहती है वो पूर्ण में समग्र में रहती है, फिर उसके टुकड़े करके समझाते, तो ये भी नहीं है। बच्चों की इंद्रियों को क्रियाशील करती है मैडम मारिया मोंटेसरी, जो इटली की थी, उनकी विधि है मोंटेसरी विधि, या जिसका दूसरा नाम है साहचर्य विधि, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है साहचर्य विधि, मोंटेसरी विधि, है ना। ये लेखन से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि जो बालक है, बच्चे हैं, उनकी इंद्रियों को क्रियाशील करके यानी करके सिखाया जाता है। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या जो 5 है वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 है कि कविता की विशेषता कौन सी नहीं है। अपने जो काव्य है, कविता है, उसकी विशेषता कौन सी नहीं है पूछा है, ठीक है। कविता एक प्रबल अनुभूति है। देखिए जो कविता है, हम जब कविता पढ़ते हैं तो उससे हमें क्या अनुभूति होती है, बिल्कुल होती है ना। जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं वो हमें महसूस होता है, सही है ये तो कथन। कविता में लय ताल संगीत होता है, बिल्कुल होता है, कविता में तो होता है लय ताल संगीत, है ना। ऐसा नहीं कि कभी मतलब कभी मंद में कभी तेज स्वर में, नहीं। सबसे पहले तेज स्वर में गाया जाए, क्रम याद रखना, सबसे पहले तेज स्वर, फिर मंद स्वर, और फिर वापस तेज स्वर में गाया जाए कविता को। कविता का संबंध व्यावहारिक जीवन से होता है, बिल्कुल होता है ना। आज जो भी हम कविताएं पढ़ते हैं तो देखिए कुछ इतिहास पे संबंध रहती है ना, और कुछ वर्तमान में भी रहती है। वर्तमान जीवन या जो अपने व्यावहारिक जीवन है उससे संबंधित भी कविताएं रहती है ना। ये तो विशेषताएं हैं। अब पूछा कौन सी विशेषता नहीं है, तो जो कविता नीरस होती है, यानी कविता में मज़ा नहीं आता, यह चीज़ गलत है। देखिए कविता का मुख्य उद्देश्य की अगर बात करूँ तो वो क्या है, रसानुभूति करना होता है, रसानुभूति या आनंद अनुभूति, है ना, मज़ा लेना होता है ना, आनंद करना होता है। तो यहाँ पे बोला नीरस होती है, तो ये चीज़ गलत हो गई। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 6 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं आगे कि निगमन विधि के कितने रूप हैं। देखिए व्याकरण की विधि है, प्राचीन विधि है, आगमन और निगमन। आगमन 1 से 5 चलती है, जबकि निगमन विधि है दोस्तों, याद रखना, उच्च प्राथमिक स्तर है ना, उच्च प्राथमिक स्तर पर चलती है ये विधि। इसके कितने रूप है पूछा है। अब निगमन विधि में क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर जाया जाता है, ठीक है, नियम से उदाहरण की ओर सिखाया जाता है। इसके रूप कितने हैं, 1, 2, 4 या 3। तो याद रखना निगमन विधि के 2 रूप है। को कितने रूप है दोस्तों, 2 रूप। एक है सूत्र विधि और दूसरा है पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र विधि और पाठ्य पुस्तक विधि। सूत्र में केवल सूत्र समझाए जाते हैं, पाठ्य पुस्तक में जो भी सिद्धांत नियम वगैरह जो भी कितनी क्लिष्ट भाषाएं हैं वो सारी की सारी चीज़ें समझाई जाती है। और सूत्र में क्या होता है, केवल नियम, केवल सिद्धांत, केवल सूत्र, केवल पढ़ते यही समझाया जाता है। यानी कि बच्चों की समझ में आए या नहीं कोई मतलब नहीं, इसीलिए इस निगमन विधि को कहा गया कि यह अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है। तो इस प्रकार जो प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं आगे 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न है कि अभिकर्मित अनुदेशन क्या है। अभिकर्मित अनुदेशन, जो आपके BF स्किनर थे उनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। होता क्या इसमें श्रृंखला के रूप में सिखाया जाता है किसी भी चीज़ को। तो देखिए कक्षा में अधिगम होता है नहीं, कक्षा के अधिगम हो सकता है, लेकिन इसकी मुख्य विशेषता नहीं है, शिक्षक केंद्रित नहीं। शिक्षक क्या होता है इसमें, शिक्षक केवल मार्गदर्शन व सहायता करने वाला ही
होता है, केवल गाइड करता है, मार्गदर्शक रहता है शिक्षक, ठीक है। और ये विषय केंद्रित नहीं होकर क्या है, ये स्व अधिगम है। स्व अधिगम मतलब कि बच्चा खुद ही इसमें करके सीखता है, बच्चा कार्य को करता है और इसमें खुद ही जो अशुद्धि आती है उसकी जांच करता है और वापस क्या करता है, उसको शुरू से वापस करता है कि भाई अशुद्धि ना हो ना। तो मतलब अशुद्धि भी खुद करता है, उसका शुद्धि संशोधन भी खुद ही करता है ना। शिक्षक कुछ नहीं करता, शिक्षक बस उसको बता देता है कि भाई ऐसे ऐसे करना है, मार्गदर्शक के रूप में ही होता है ना। ज़्यादा सक्रिय कौन रहता है, बालक ही ज़्यादा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो यह है स्व अधिगम कहलाता है। अभिक्रम अन्वेषण के 3 प्रकार होते हैं, रेखीय, शाखीय और अवरोही। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 में विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 है कि निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण का सिद्धांत है। भाषा शिक्षण का देखिए सिद्धांत पूछा है कौन सा है, तो देखिए कर्म योजन का सिद्धांत, ये भाषा शिक्षण सिद्धांत में आता है, बिल्कुल सही है। पुनरावर्ती का सिद्धांत भी आता है और क्रियाशीलता का सिद्धांत भी आता है। इसका मतलब है कि जो उपयुक्त सभी है दोस्तों, ये भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, ठीक है। कैसे, कर्म योजन में क्या होता है कि शुरुआत में सरल पाठ, उसके बाद कठिन पाठ पढ़ाया जाता है ना। शुरुआत में सामूहिक वाचन, उसके बाद व्यक्तिगत वाचन होता है, उसकी तरफ चलते हैं ना, ये क्रम होता है उसमें, ठीक है। शुरुआत में वर्णों का ज्ञान करवाया जाता है, फिर शब्द, फिर वाक्यों, ये तो हो गया कर्म योजन का सिद्धांत। पुनरावृत्ति का सिद्धांत क्या होता है, यानी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, यानी जो भी चीज़ आप पढ़ते हो उसको स्थायी रूप से मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। क्रियाशीलता का सिद्धांत, बच्चा इसमें खुद करके सीखता है ना, खुद करके सीखता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का, अपनी जो इंद्रिय उनका प्रयोग करके सीखता है। तो ये सारे के सारे भाषा शिक्षण के सिद्धांत कहलाते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या जो 9 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 10 पर। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों कि निम्न में से क्या एक बोलने और सुनने दोनों की विशेषता, देखिए जिसमें बोलना भी हो और अपना सुनना भी हो, दोनों की विशेषता पूछी है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। शुद्ध उच्चारण करना, रेडियो सुनना, ध्वनियों का विभेदी करना या उपयोग सभी। तो देखिए ध्वनियों का विभेदीकरण करना, ध्वनियों का विभेदीकरण यानी कि ध्वनियों में अंतर करना, कौन सी ध्वनि सही उच्चारित हुई नहीं हुई। तो ये कब करेंगे, जब हमारे सामने वाला कोई हमसे बात करेगा, उसके विचार रखेगा, हम क्या करेंगे, हम केवल इसमें श्रवण करेंगे, है ना, हम सुनेंगे। जब हम सुनेंगे तभी तो हमें पता चलेगा भाई ये ध्वनि गलत है, ये सही है, उसमें हम विभेदीकरण करते हैं। तो श्रवण से संबंधित है, यानी सुनने से है, केवल बोलने से थोड़ी ना है। तो यहाँ पर ये विकल्प हट जाएगा, यह हट जाएगा तो उपयोग सभी भी नहीं होगा। और रेडियो सुनना भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रेडियो हम क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। रेडियो क्या कर रहा है, रेडियो बोल रहा है, हम केवल सुन रहे हैं, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं रेडियो के साथ। तो ये भी गलत हो गया विकल्प। बच्चा कौन सा वही सही है, शुद्ध उच्चारण करना। देखिए शुद्ध उच्चारण हम खुद भी कर सकते हैं, है ना, और कोई और कर रहा है, जैसे मान ली बालक खुद भी शुद्ध उच्चारण कर रहा है और अगर शिक्षक कर रहा है तो उसे वो सुन भी सकता है शुद्ध उच्चारण को। तो ये बोलने और सुनने दोनों की विशेषता हो जाती है। इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 11 पर। प्रश्न संख्या 11 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी विधि अमनोवैज्ञानिक विधि मानी गई है। एक और अच्छा प्रश्न आया है कि अमनोवैज्ञानिक विधि कौन सी मानी गई है। अब अमनोवैज्ञानिक विधि के क्या लक्षण होते हैं, किसे कहते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए प्रयोजन विधि, प्रयोजन विधि बहुत बार बता चुका हूँ कि इसके जो प्रतिपादक या सर्वप्रथम विचारक पूछे, विचारधारा किसने दी, जॉन डीवी ने दी थी। उन्हीं के शिष्य किलपेट्रिक आए, वो उनके जनक कहलाए प्रयोजन विधि के। इसमें जीवन की यथार्थता से संबंधित समस्या होती है। तो मतलब बच्चे कार्य करते हैं इसमें, बिल्कुल मना करके, और बच्चे जब सक्रिय रहेंगे, मनोवैज्ञानिक विधि वही होगी जिसमें बच्चे सक्रिय नहीं रहे, है ना, पहली बात, शिक्षक सक्रिय रहेंगे। दूसरी बात, जिसमें श्रव्यदृश्य सामग्री कोई आवश्यकता ही नहीं होती, है ना, उसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक विधि। अब प्रयोजन विधि में तो बच्चे करके सीख रहे, तो ये तो मनोवैज्ञानिक हो जाएगा, हट जाएगा ये विकल्प। फिर है गीत विधि। गीत विधि में बच्चा क्या करेगा, जैसे पद्य काव्य है, गीत है, वो गाएगा ना, उनका गान करेगा। तो यहाँ पर भी बच्चा सक्रिय है। अभिनय विधि में भी बच्चा हाव भाव साज सज्जा के साथ अभिनय कर रहा है ना, तो ये विधि भी क्या है, मनोवैज्ञानिक है। तो गीत विधि, अभिनय विधि और प्रयोजन विधि ये मनोवैज्ञानिक है। जबकि जो व्याख्यान विधि है दोस्तों, ये व्याख्यान विधि है शिक्षक केंद्रित। किस पे है, शिक्षक केंद्रित, है ना। यानी कि इसमें शिक्षक क्या करता है, व्याख्या कर देता है, व्याख्या करता रहता है, मतलब भाषण देता रहता है, और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे केवल निष्क्रिय श्रोता बन के ही सुनते हैं, निष्क्रिय श्रोता बन के ही सुनते हैं बच्चे। उससे कहते हैं
मनोवैज्ञानिक विधि। इसमें कोई श्रव्य दृश्य सामग्री की आवश्यकता होती नहीं है ना, और ना ही बच्चे इसमें सक्रिय रहते। इस प्रकार इसे मनोवैज्ञानिक विधि माना गया है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 11 में आपके विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 12 पर। एक बार देख लीजिए। देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, शेषवर वाचन करते समय पुस्तक को बाएं हाथ में आंखों से कितनी दूरी पर रखना चाहिए। वाचन का दूसरा जो वाचन के दो प्रकार है, पहला मौन वाचन, दूसरा शेषवर। शेषवर प्राथमिक कक्षा में चलता है, मौन वाचन उच्च प्राथमिक में। ठीक है, तो देखिए जब आप शेषवर वाचन कर रहे हो यानी स्वर के साथ वाचन कर रहे हो, यानी कि कक्षा में कर रहे हो सबके सामने, तो पुस्तक के बारे में आया है कि पुस्तक को कैसे पकड़े। तो देखिए पहला प्रश्न ये पूछ सकते हैं पुस्तक को किस हाथ में पकड़ सकते हो ना, ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, पुस्तक आप कौन से हाथ में पकड़ो, बाएं हाथ में। आंखों से कितनी दूरी पर रखोगे, ये दूसरा प्रश्न बनेगा। और एक और प्रश्न बनेगा कि कोण कितने का होगा। तीसरा प्रश्न बनेगा कि उस समय हाथ से जब पकड़ेंगे तो कोण कितने का बनेगा। तो भाई याद रखना कोण बनेगा 45 डिग्री का। ठीक है, ये प्रश्न याद रख लेना क्योंकि इन प्रश्नों में बहुत ज़्यादा उलझन होती है ना। कोण कब कितना बनेगा पुस्तक को हाथ में रखने पर, किस हाथ में रखे, पहली चीज़ बाएं हाथ में, है ना। कितनी दूरी पर होना चाहिए, तो भाई साहब 12 इंच की दूरी पर होना चाहिए। 7, 10, 15 नहीं, बल्कि 12 इंच की दूरी पर पुस्तक बाएं हाथ में आंखों से होनी चाहिए, जिसमें कोण कितना बने हाथ पर 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। ठीक है, ये इसका नियम है। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों, वह विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाता है। चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 13 पर। प्रश्न संख्या 13 है कि उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य पूछा। तो देखिए छात्रों की जो त्रुटियां हैं उसका पता लगाना। आप त्रुटियों को पता हम किस में लगाते हैं, निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक परीक्षण में लगाते हैं, ये विकल्प हट जाएगा। विषय के प्रति रुचि, वो तो उपचार के बाद अगर सुधार होगा तो होगी, ये भी गलत होगा। और छात्रों की प्रगति का ज्ञान करेंगे उस, तो ये तो उपलब्धि परीक्षण हो जाएगा ना, कि उसने उपलब्धि कितनी अर्जित कि ये उपलब्धि परीक्षण या इसे ज्ञानार्जन या फिर निष्पत्ति परीक्षण कहा जाता है, एक ही चीज़ होती है, ये हट जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण पूछा है ना, उपचार करना, तो जो भी जिस क्षेत्र में छात्र पिछड़ा हुआ उस पिछड़ापन को हम क्या करेंगे, दूर कर देंगे, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न संख्या 13 में विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 14 पर। प्रश्न संख्या 14 है कि बहुभाषी कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करें। बहुभाषी कक्षा है यानी कि एक से अधिक भाषाएं चल रही है, वहाँ पे आप मातृभाषा प्रयोग का क्या करेंगे, स्वीकार करोगे, अस्वीकार किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, अधिक महत्व नहीं दिया जाए। देखिए अधिक महत्व नहीं दिया जाए तो फिर मतलब नहीं है, और अनदेखा छात्र की किसी भी चीज़ को शिक्षक अनदेखा कर ही नहीं सकता ना। अस्वीकार करें या स्वीकार करें, तो स्वीकार करना चाहिए, है ना। शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग को सम्मान करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, न कि अस्वीकार करें, है ना। अस्वीकार गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए बच्चा है, विद्यालय में आता है तो किस भाषा के साथ आता है, हमेशा मातृभाषा के साथ आता है। अब उसे हिंदी पढ़ानी है ना, तो कैसे पढ़ाएंगे कि जो हिंदी के शब्द हैं उनका तुलना करेंगे मातृभाषा से, है ना, कि भाई मातृभाषा में ये शब्द है, इसको हिंदी में ये शब्द कहा जाता है ना, तो उसे हम मातृभाषा को स्वीकार करेंगे, तभी बच्चा बहुभाषिक बन पाएगा, है ना। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न संख्या 14 है वहाँ विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही पूछा है। तो देखिए चार्ट और ग्राफ श्रव्य दृश्य सामग्री है। देखिए जो चार्ट है या ग्राफ है ना, ये केवल दृश्य है, श्रव्य सामग्री नहीं है, हम इसको देख सकते हैं। चार्ट का प्रयोग केवल, या केवल हटा दो आप, गलत आ गया, केवल हिंदी शिक्षण में ही किया जाता है, नहीं, ही गलत आ गया, केवल आएगा नेगेटिव शब्द। केवल हिंदी में नहीं कर सकते, बल्कि हम अन्य विषयों में भी चार्ट का उपयोग बिल्कुल कर सकते हैं, तो ये विकल्प भी हट जाएगा। फिर है कि शिक्षण में कुशलता के लिए श्रव्य दृश्य सामग्री उपयोगी नहीं है। अगर उपयोगी नहीं होती तो फिर इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, क्यों इतने पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, भाई इसके पैसे लगते हैं, है ना, खर्चीली होती है। तो उपयोगी नहीं है तभी हम इसका प्रयोग नहीं करते, ये भी हट जाएगा। बच्चा की श्रव्य दृश्य सामग्री छात्रों के लिए उपयोगी है, बिल्कुल बच्चों के लिए जो श्रव्य दृश्य सामग्री है वो क्या है, छात्रों के लिए उपयोगी है ना। ये इससे क्या होता है कि छात्रों में रुचि उत्पन्न होती है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है ना, प्रभावशाली शिक्षण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो प्रश्न संख्या 15 है दोस्तों, वहाँ विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के आपके 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर लाइक कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ हमारे दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।